प्रिय छात्र छात्राओं, कैसे हैं। मैं डॉक्टर धर्मेंद्र कुमाराम, सहायक प्राचार्य इतिहास, लक्ष्मी नारायण रामेश्वर संस्कृत महाविद्यालय, जयदेव पट्टी, दरभंगा। मैं पुनः ऑनलाइन टीचिंग के माध्यम से शास्त्री प्रथम खंड के छात्र छात्राओं के लिए प्राचीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग प्रमुख गुप्त राजाओं चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, स्कंदगुप्त इत्यादि महानतम गुप्त सम्राटों के संदर्भ में चर्चा की थी। आज हम लोग गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था के अंतर्गत विशेषकर उसके केंद्रीय शासन पर चर्चा करेंगे। गुप्त राजाओं का शासनकाल प्राचीन भारतीय इतिहास में सर्वाधिक गौरवमय या गौरवशाली युग था। इस समय सभ्यता और संस्कृति के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति हुई थी। लोग सुखी संपन्न जीवन व्यतीत करते थे और भारतीय सभ्यता और संस्कृति अपनी पूर्णता को प्राप्त कर चुकी थी। गुप्त युग की चारों ओर प्रगति को देखते हुए ही विद्वानों व इतिहासकारों ने इस काल को हिंदू संस्कृति के स्वर्ण युग अथवा क्लासिक कल युग की संज्ञा से विभूषित किया है। अब हम लोग गुप्तकालीन राजनीतिक व्यवस्था कैसी थी, किस तरह का शासन व्यवस्था था, राजा कैसे होते थे, राजा का प्रजा से किस तरह का व्यवहार था, उन तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अपनी कई विजयों के परिणाम स्वरूप गुप्त सम्राटों ने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया और अपने उत्कर्ष काल में यह साम्राज्य उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। गुप्त साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस विशाल गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था पर यदि हम नज़र डालें तो इस समय शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। और ये शासक अपनी दैवी उत्पत्ति अथवा डिवाइन थ्योरी में विश्वास करते थे। दैवी उत्पत्ति का अर्थ हुआ कि राजा को पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि, ईश्वर की प्रतिछाया लोग समझा करते थे तथा उसी अनुसार उनका सम्मान किया करते थे। गुप्तकालीन शासक बड़े बड़े उपाधियां
धारण करते थे, जैसे महाराजाधिराज, परम भट्टारक, एकराट, परमेश्वर इत्यादि। समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है, जो वहीं तक मनुष्य था जहाँ तक लौकिक क्रियाओं को संपन्न करता था, परंतु अपनी दैवी उत्पत्ति के बावजूद वह स्वयं विधि नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता था। गुप्तकालीन प्रशासन में प्रशासन का मुख्य स्रोत या प्रशासन का केंद्र बिंदु सम्राट हुआ करता था, जिसके अधिकार और शक्तियां असीमित थी। गुप्तकालीन सम्राट कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी, न्याय का प्रधान न्यायाधीश तथा सेना का सर्वोच्च सेनापति हुआ करता था। गुप्तकालीन शासक युद्ध के समय वह स्वयं सेना का संचालन करता था। इतना ही नहीं, गुप्तकालीन प्रशासन को सही तरीके से चलाने के लिए तमाम उच्च पदाधिकारियों की नियुक्ति भी गुप्तकालीन सम्राट के द्वारा ही की जाती थी, और वे सभी उच्च पदाधिकारी सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। इस प्रकार देखा जाए तो सिद्धांततः हम कह सकते हैं कि गुप्तकालीन शासकों की स्थिति एक निरंकुश शासक जैसी थी, लेकिन व्यवहार में वह बहुत हद तक उदार तथा जनहितकारी शासक हुआ करता था। गुप्त काल में रानियों का भी महत्व था, जो अपने पतियों के साथ मिलकर कभी कभी शासन चलाया करती थी। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो गुप्तकालीन सम्राट के साथ साथ रानियां भी शासन व्यवस्था में शासन को चलाने में सहायता करती थी। इस तरह के उदाहरण हमें देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी कुमार देवी ने अपने पति चंद्रगुप्त प्रथम के साथ मिलकर शासन चलाया करती थी। वहीं दूसरा उदाहरण प्रभावती गुप्ता ने भी वाकाटक राज्य के शासन का संचालन क्या करती थी। इस तरह के हमें उदाहरण देखने को मिलता है। गुप्त काल में सामंतवाद का उदय हो चुका था और इसके लिए समुद्रगुप्त की अधीनस्थ राजाओं के प्रति अपनाई गई नीति ही उत्तरदायी थी। समुद्रगुप्त ने जीते गए अधिकांश राज्यों को अपने साम्राज्य में सम्मिलित नहीं किया तथा उनके राजाओं को स्वतंत्र रूप से अपने अपने क्षेत्रों में शासन करने का अधिकार प्रदान कर दिया, और समुद्रगुप्त अपने अधीन राजाओं के अतिरिक्त ये सम्राट के अधीन अनेक छोटे छोटे सामंत हुआ करते थे, जो अपने अपने क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। तो बच्चों, हम लोग समझे कि सामंतवाद है क्या। सामंतवाद भूमि आधारित एक ऐसी व्यवस्था होती थी मध्यकाल में, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण हुआ करता था। दूसरे शब्दों में कहा जाए, सामंतवाद सामाजिक आर्थिक व्यवस्था थी जिसके अंतर्गत सामंत अपनी भूमि पर अर्ध कृषक दास से बिना कोई पारिश्रमिक दिए हुए बेगार के रूप में उससे कार्य लेता था। निस्संदेह कहा जा सकता है कि सामंतवाद एक शोषणकारी, एक कष्टकारी व्यवस्था थी।
अब हम लोग गुप्तकालीन केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत अमात्य तथा मंत्री पर चर्चा करेंगे। गुप्तकालीन सम्राट अपने शासन कार्य को चलाने के लिए अमात्यों, मंत्रियों और अधिकारियों से भी सहायता प्राप्त करता था। अमात्य से हमारा तात्पर्य या मतलब प्रशासनिक अधिकारियों से था और इन्हीं अमात्यों में से योग्यता के आधार पर मंत्री नियुक्त किए जाते थे। समुद्रगुप्त के प्रयाग प्रशस्ति में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है और राज्यसभा के सदस्य सभ्य कहे जाते थे। सामान्यतः राजा का बड़ा पुत्र गुप्त काल में गुप्त साम्राज्य के उत्तराधिकारी चुने जाते थे, लेकिन कभी कभी दूसरे योग्य राजकुमार को भी इस पद पर चुन लिया जाता था यदि उसमें असाधारण योग्यता होती थी। ऐसे ही उदाहरण समुद्रगुप्त के राजा चुनने जैसी प्रक्रिया से है। सम्राट के छोटे पुत्रों को प्रांतीय शासकों के रूप में नियुक्त करने की प्रथा थी। जैसे कुमारगुप्त के छोटे भाई गोविंद गुप्त को मालवा का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। गुप्तकालीन ये युवराज अपने पिता के जीवन काल में गुप्तकालीन प्रशासनिक कार्यों में उसकी सहायता करता था। गुप्त युग में युवराज की अधीनता में एक पृथक सैनिक विभाग हुआ करता था और सम्राट के वृद्ध होने पर प्रशासन का पूरा उत्तरदायित्व इन युवराजों के ऊपर ही होता था। गुप्त शासन के अंतर्गत विभिन्न विभाग विभिन्न मंत्रियों के अधीन हुआ करते थे। गुप्तकालीन लेखों तथा स्मृतियों में मंत्रियों तथा सचिवों का हमें उल्लेख मिलता है, लेकिन उनकी संख्या अथवा उनके विभागों के विषय में हमें कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती। ऐसा लगता है कि विभागीय अध्यक्षों और मंत्रियों में कोई खास अंतर नहीं था। सैनिक योग्यता मंत्रियों के लिए अनिवार्य अर्हता थी। समुद्रगुप्त का चंद्रगुप्त द्वितीय के युद्ध सचिव हरिसेन और वीरसेन उच्च कोटि के सेनानायक भी थे। वीरसेन के उदयगिरी गुहालेख से हमें पता चलता है कि वह आनुवंशिक रूप से अपने पद का उपभोग कर रहा था। कुमारगुप्त प्रथम का मंत्री पृथ्वीसेन शिखर स्वामी का पुत्र था, जो उसके पिता चंद्रगुप्त द्वितीय का मंत्री रह चुका था। गुप्तकालीन अभिलेखों में हमें निम्नलिखित पदाधिकारियों के नाम मिलते हैं, जैसे प्रतिहार एवं महाप्रतिहार। ये राजकीय दरबार के प्रमुख अधिकारी होते थे, जो प्रशासन में भाग तो नहीं लेते और इनका काम सम्राट से जो मिलना चाहते थे उन्हें उचित अनुमति पत्र देना इनका प्रमुख कार्य होता था। प्रतिहार जहां अंतःपुर का रक्षक और महाप्रतिहार राजमहल के रक्षकों का प्रधान होता था। इसके अलावा गुप्तकाल के जो प्रमुख केंद्रीय अधिकारी होते थे वे थे महासेनापति, महासंधि विग्राहक, दंडपाशिक, विनय स्थितिक, कुमारामात्य इत्यादि। महासेनापति सेना का सर्वोच्च अधिकारी होता था, वहीं महासंधि विग्रहिक एक महत्वपूर्ण पदाधिकारी था जो युद्ध और शांति का मंत्री हुआ करता था, जबकि दंडपाशिक पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। तो वहीं विनय स्थिति स्थापक
इस समय धर्म संबंधी मामलों का प्रधान अधिकारी हुआ करता था, जो सार्वजनिक मंदिरों के प्रबंध की देखरेख करता था और लोगों के नैतिक आचरण पर दृष्टि रखा करता था। कुमारामत्य के संदर्भ में प्रसिद्ध विद्वान अल्टेकर महोदय का मत है कि ये उच्च पदाधिकारियों का विशिष्ट वर्ग होता था, जो आधुनिक IAS वर्ग के पदाधिकारियों की तरह था। इस वर्ग के पदाधिकारी अपनी योग्यता के आधार पर उच्च से उच्च पद पर नियुक्त किए जाते थे। तो बच्चों, आज हम लोग गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था के अंतर्गत केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत विशेषकर सम्राट, उसके अंतर्गत अमात्य, मंत्रियों, केंद्रीय अधिकारियों के अंतर्गत प्रतिहार, महाप्रतिहार, महासेनापति, महासंधि विग्रहिक, विनय स्थिति स्थापक, कुमारामत्य इत्यादि की चर्चा की। धन्यवाद।